वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, मैं अलका मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सीरीज़ आपका इंग्लिश मीडियम में होगा और ये कंपाइलेशन वीडियो लेक्चर सीरीज़ का पार्ट होगा और ये हमारी आज की फर्स्ट क्लास होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। तो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा एनवायरनमेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, सम टोटल ऑफ ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। अब मैं आपके लिए इस डेफिनेशन को ब्रेक करूंगी, ठीक है, और इसके बाद आपको चीज़ों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक, तो देखिए जैसे कि मैं बात कर रही हूँ बायोटिक कंपोनेंट्स की, तो बायो का मीन्स होता है लाइफ। ठीक, ऐसे कंपोनेंट्स जिनमें लाइफ है वो हो गए बायोटिक कंपोनेंट्स, जिसको हम लिविंग थिंग्स भी बोल सकते हैं, है ना। बचपन में हम लिविंग थिंग्स समझते हैं ना कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, उसी को बस खाली साइंटिफिक वे में बायोटिक बोल दिया गया। तो लिविंग थिंग्स मतलब वही जिसमें लाइफ है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और अगर हम ह्यूमन बींग को अलग से बोलें तो ह्यूमन बींग, अदरवाइज ह्यूमन बींग जो है वो हायर एनिमल है तो ह्यूमन बींग्स ले लिए। ठीक, और आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ये सारे आपके बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम वहीं एबायोटिक कंपोनेंट बोले, अबायोटिक, तो मीन्स व्हाट, जिसमें लाइफ नहीं है। तो ऐसे कंपोनेंट जिसमें लाइफ नहीं है उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, सनलाइट हो गया, है ना, और आपका एयर है, ठीक है, और आपका सॉइल है, ये सारे ही कंपोनेंट्स क्या हैं, एबायोटिक कंपोनेंट है। तो अपने आसपास आप जितनी भी लिविंग चीज़ों को देखें और साथ में अपने आसपास आप जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ों को देखें, उन सब का सम कर दें तो वो आपका क्या हो जाता है, एनवायरनमेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कोई भी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट तो कर सकता है पर सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ भी इंटरैक्ट करना होगा और उसको एबायोटिक कंपोनेंट के साथ भी इंटरैक्ट करना होगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं आपके साथ इंटरैक्शन कर रही हूँ। ठीक है, इसका मतलब मैं बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्शन कर रही हूँ। अगर आप मेरे साथ यहाँ क्लासरूम में होते तो मैं आपके साथ सामने से इंटरैक्ट करती, मतलब मैं आपके साथ इंटरैक्शन कर रही हूँ, मतलब मैं बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्शन कर रही हूँ। उसी जगह पर मैं साथ साथ ऑक्सीजन भी इनहेल कर रही होती, सांस भी ले रही हूँ। ठीक है, मेरे आसपास लाइट भी है, टेम्परेचर भी है, तो मतलब मैं उसके साथ भी इंटरैक्ट कर रही हूँ। तो इस तरीके से ये मेरा क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट। तो मतलब मेरे आसपास जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो बायोटिक कंपोनेंट हो गए और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। उसको मैं सम कर दूंगी तो वो मेरा इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम ओवरऑल इन्वायरमेंट की बात करें तो हमारे आसपास जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो प्लस जितने भी नॉन या एबायोटिक कंपोनेंट है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो, उन सब का मैं सम टोटल करूंगी, वो मेरा इन्वायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है, आराम से समझ में आ जानी चाहिए। ओके, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है, यानी इन्वायरमेंट पे जो जो चीज़ें हैं बायोटिक के साथ भी और एबायोटिक के साथ भी। प्लांट्स हैं, प्लांट को हम फीड करते हैं, हमें उनसे फूड मिलता है और फिर उसके बाद ऑक्सीजन लेते हैं हम एबायोटिक कंपोनेंट के फॉर्म में और वो रिएक्शन होती है और हमें एनर्जी मिलती है। इसलिए कोई भी एनिमल या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना इन्वायरमेंट के इंटरेक्ट किए सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। ओके, फिर अगर हम देखें कि एनवायरनमेंट वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया है तो ये एक फ्रेंच वर्ड एनवायरन से लिया गया है, जिसका मतलब है एनसर्कल या फिर सराउंड करना। एक्चुअली में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो सब हमारे सराउंडिंग का ही तो पार्ट है। इसका मतलब अगर हम एक जनरल वर्ड में अगर देखें एनवायरनमेंट को तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे सराउंडिंग है वही हमारा एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ऑर्गेनिक एलिमेंट वही आपके लिविंग थिंग्स बायोटिक कंपोनेंट्स है ना, और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स वही आपके नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक, तो इस तरीके से एनवायरनमेंट जो है हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, एनवायरनमेंट इज ए क्लोज सिस्टम
अब इसका मीनिंग समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। मान लिया यहाँ पे कुछ सॉइल है और यहाँ पे सॉइल से एक प्लांट ग्रो हुआ, ठीक। प्लांट ग्रो हुआ मतलब उसने फोटोसिंथेसिस की, खुद के लिए फूड प्रिपेयर किया, साथ में वो किसी और का फूड भी बनेगा, किसी और के लिए वो खाना भी है। तो इस तरीके से अगर इसको किसी एक एनिमल ने खाया, ठीक, अब ये एनिमल ने इसको खाया, इसको न्यूट्रिशन मिला, अब ये एनिमल की डेथ हो गई। एक टाइम के बाद एनिमल मर जाएगा, उसकी डेथ हो गई। जैसे ही ये डेड हो जाएगा, जैसे ही इसकी डेथ हो जाएगी, वैसे इस पे किसका एक्शन स्टार्ट हो जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, यानी कि बैक्टीरियल एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और जब बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करेंगे तो जितने भी ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिएंट्स थे वो वापस इस सॉइल में मिल जाएंगे, ठीक। तो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स थे उसको लेकर एक प्लांट ने ग्रोथ की, फोटोसिंथेसिस की, फिर वो किसी का फूड बना, फिर वो एनिमल ग्रो हुआ और एक टाइम के बाद उसकी डेथ हुई, और डेथ होने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन उसमें काम करने लगा और वो वापस न्यूट्रिएंट्स जो थे डिकम्पोज होके आपके सॉइल में चले गए। तो इस तरीके से एक साइकिल बन रही है ना। न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और लास्ट में वही सॉइल में जाकर मिक्स हो गए। इस तरीके से एक पूरा क्लोज्ड सिस्टम को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि एक पूरी साइकिल को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं। सॉइल क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है। प्लांट क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है। प्लांट को सर्वाइव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए? एबायोटिक कंपोनेंट चाहिए। और फिर उस एबायोटिक कंपोनेंट से उसने फोटोसिंथेसिस की, वापस उसको एनिमल ने खाया और उस एनिमल को जब वो डेथ हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने डिकम्पोज करके वापस उसके जो न्यूट्रिएंट्स थे यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स थे उनको सॉइल में मिक्स कर दिया। इस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो क्लोज सिस्टम है। ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी चाहिए कि जो नेचर है वो हमें जो देती है वो हमसे वापस ले लेती है, और इसी तरीके से इस पूरे नेचर में बैलेंस मेंटेन होता है, और इसी को बोलते हैं होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपको पता होगा कि 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, और फर्स्ट टाइम इसको 1973 में सेलिब्रेट किया गया था, और ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अच्छा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, और न्यू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर है ना, तो आपको ये याद रखना चाहिए। मैच द फॉलोइंग में ये चीज़ें आती हैं। तो इसके हिसाब से भी एनवायरनमेंट जो है वो फिजिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, यानी एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, और ऑर्गेनिज्म जो है वो इनके साथ इंटरैक्ट करता है, ठीक है। और अगर हम एनवायरनमेंट के अवेयरनेस के बारे में देखें तो उसके लिए एक सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन इस्टेब्लिश किया गया था 1984 में, ठीक है। और ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, और इसकी जो लोकेशन है वो अहमदाबाद में है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओके। अब अगर हम देखें टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उनके बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से। एबायोटिक एनवायरनमेंट, जिसको हम फिजिकल एनवायरनमेंट भी कहते हैं, जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो सब एबायोटिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, मॉइस्चर, मिनरल्स, रेनफॉल, क्लाउड्स, ठीक है, क्लाउड्स हो गया, और आपका मॉइस्चर, ये सब आपके एबायोटिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। माउंटेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू, ठीक, सब आपके एबायोटिक। वाटर हो गया है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वाटर, ये सब एबायोटिक यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। वहीं अगर हम बायोटिक एनवायरनमेंट की बात करें तो सारी लिविंग थिंग्स आपकी आ जाती हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हो गया, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। और कल्चरल एनवायरनमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज कल्चर। वे ऑफ लाइफ इज कॉल्ड कल्चर। जिस तरीके का हम जीवन जीते हैं, जैसे हम जीवन जीते हैं, जो हम खाते हैं, पीते हैं, और जो हमारा आपका रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो गई है ना, और जो हम अपने फैमिली के साथ जिस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और जितने भी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं वो सारा हमारे कल्चर का पार्ट है। तो ये इन्वायरमेंट आपका क्या हो जाएगा? कल्चरल इन्वायरमेंट हो जाएगा। अब अगर हम आगे फिजिकल और एबायोटिक इन्वायरमेंट को समझें थोड़ा सा डेप्थ में, तो देखिए अर्थ को लिविंग प्लैनेट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ में लैंड भी है, वाटर भी है और एयर भी है। इन तीनों चीज़ों की प्रेजेंस के कारण अर्थ को लिविंग प्लैनेट बोला जाता है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म को ये तीनों चीज़ें तो चाहिए। लैंड पे वो रहेगा, या फिर अगर वो एक्वाटिक एनिमल है तो वो पानी में रहेगा, ठीक, लैंड पे रहेगा, साथ में
एयर चाहिए, है ना, ब्रीथ करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए एयर चाहिए। फिर उसके बाद और क्या चाहिए, उसको वाटर चाहिए, सर्वाइव करने के लिए वाटर भी इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि ये तीनों चीज़ें अर्थ में पाई जाती हैं, इसीलिए अर्थ को लिविंग प्लैनेट बोलते हैं। तो अगर हम अर्थ को इनके बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो लैंड वाला पोर्शन आपका कहलाएगा लिथोस्फेयर, ठीक। अगर हम वाटर वाले पोर्शन की बात करें तो वो हाइड्रोस्फेयर है, जिसमें कि ओशन, सी, ये सारा जितना भी वाटर बॉडीज आ जाती हैं। और अगर हम वहीं पे एयर के एनवेलप की बात करें तो वो एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो इस तरीके से लैंड, आपका वाटर और एयर, ये सारी चीज़ें इसेंशियल हैं ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। तो अगर अभी हम देखें कि जो लिथोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर हो गया, ये हाइड्रोस्फीयर हो गया और ये आपका एटमॉस्फेयर हो गया। अगर केवल लिथोस्फीयर होगा तो पॉसिबल नहीं होगा, पानी भी चाहिए, एयर भी चाहिए सर्वाइवल के लिए। केवल हाइड्रोस्फीयर होगा तो फिर तब भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एयर चाहिए, लैंड भी चाहिए सर्वाइवल के लिए। और केवल एटमॉस्फेयर होगा तो फिर पानी भी चाहिए, आपका लैंड भी चाहिए, कहाँ रहेगा, पानी कैसे पिएगा। तो उस तरीके से इन तीनों चीज़ों का जहाँ जंक्शन होता है ना, जहाँ इंटरसेक्शन होता है ना, यानी जहाँ पे लैंड भी है, जहाँ पे पानी भी है और जहाँ पर आपका एटमॉस्फेयर भी है, इन तीनों चीज़ों का जो जंक्शन होता है, इंटरसेक्शन होता है, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। ऐसा स्फीयर जहाँ पर लाइफ है, जैसा कि मैंने आपको बताया बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ। तो ऐसा स्फीयर जहाँ पे लाइफ है, किसी एक के बिना भी काम नहीं चलेगा, लैंड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और एयर भी चाहिए। और इन तीनों का जो मीटिंग पॉइंट है, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वही हमारा होता है बायोस्फीयर। और इसी पोर्शन पर लाइफ पॉसिबल है। क्लियर है इतना? तो देखिए, लिथोस्फीयर में आपका जो भी माउंटेन प्लेट्यू, लेक, ये माउंटेन प्लेट्यू, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हाइड्रोस्फीयर में आपका लेक, रिवर्स, ठीक है, ग्लेशियर्स, ये सब आ जाता है। और एटमॉस्फेयर में आपका एयर एनवेलप आ जाता है, ठीक। तो एबायोटिक कंपोनेंट वही आपके सारे नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे, हमें एयर ही नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, तो हम क्या करेंगे। ऑक्सीजन देखिए लिविंग है, लेकिन नॉन लिविंग है। ऑक्सीजन जो है, गैस जो है, वो नॉन लिविंग है, बट वो लिविंग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर सांस रोक के बैठ जाओ, 5 मिनट बाद पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए, है ना। तो इस तरीके से हमारे सर्वाइवल के लिए भाई एबायोटिक कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। और वहीं अगर हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो वो लिविंग थिंग्स हैं, ठीक। फिर बायोटिक कंपोनेंट में अगर हम और उनको हम डिवाइड करें तो उसमें आपके, जैसे कि मैंने बताया, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं। तो ये प्लांट का जो एनवायरनमेंट है, जहाँ सब जगह प्लांट ही प्लांट है, उसको फ्लोरल एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। प्लांट्स को क्या बोलते हैं, फ्लोरा, है ना। और अगर हम एनिमल एनवायरनमेंट बोले, जहाँ एनिमल है, तो वो आपका फॉनल एनवायरनमेंट हो गया, ठीक, एनिमल्स का। तो इस तरीके से हमारा बायोटिक एनवायरनमेंट हो जाता है। और कल्चरल एनवायरनमेंट तो हमने बता ही दिया कि जैसे कि रिलीजियस, है ना, प्रैक्टिसेस होती है, फैमिली, एजुकेशन, सोशल सिस्टम, ये सब हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है, ओके। अब एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हम देखेंगे। देखिए, लिथोस्फीयर जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जो लैंड का पोर्शन है, हमारी अर्थ में जितना भी, हमारी टोटल अर्थ का अगर 100% अगर ले लें तो उसमें 29% लैंड है और आपका 71% क्या है, वाटर है, ठीक। तो इस तरीके से, क्योंकि जो मेजर पोर्शन है वो लैंड का, वो कवर किया है, मेजर पोर्शन जो है वो अर्थ का, वो कवर किया है वाटर के थ्रू, इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, एक्चुअली में ये अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की है, कि अगर हम अर्थ को 3 पार्ट, अगर अर्थ का स्ट्रक्चर देखें तो जो आउटर स्ट्रक्चर उसको बोलेंगे क्रस्ट, ठीक है, और जो मिडिल वाला है उसको बोलेंगे मेंटल, और फिर जो अंदर जो बिल्कुल सेंटर पे है वो है हमारा कोर, ठीक। तो ये क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया और कोर हो गया। तो क्रस्ट का पार्ट और सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल का कुछ पार्ट, ये मिलाकर क्या बन जाता है, आपका लिथोस्फीयर बन जाता है, ठीक है। यानी कि क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, यानी कि अप टू 100 किलोमीटर तक की, जो अगर हम अर्थ की डेप्थ में जाएं तो जहां पर हमारी लैंड है वहां से अगर हम 100 किलोमीटर तक जाएं, वो हमारा लिथोस्फीयर का पार्ट है। और हाइड्रोस्फीयर आपको पता है कि 71% जो है वो अर्थ सरफेस जो है वो कवर किया है वाटर के थ्रू, और 29% जो है वो लैंड के थ्रू। तो अर्थ को इसीलिए ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। अब अगर हम वहीं एटमॉस्फेयर की बात करें तो जितना भी गैशियस कंपोनेंट है वो हमारा एटमॉस्फेयर है। ज्योग्राफी में हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं कि एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स होती हैं। सबसे लोअर्स्ट लेयर होती है आपकी
ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपकी कौन सी लेयर पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है, ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। फिर उसके बाद आपकी मेसोस्फेयर, और फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपकी थर्मोस्फेयर, और फिर लास्ट में एक्सोस्फेयर। तो इस तरीके से अप टू 800 किलोमीटर तक हमारा एनवायरनमेंट कंसीडर किया जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट है हमारे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आपको पता ही है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट जिसमें कि नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, और ऑर्गेनिक एलिमेंट जिसमें कि लिविंग थिंग्स आती हैं। इनऑर्गेनिक एलिमेंट को अगर हम सब डिवाइड करें तो इसमें क्लाइमेट आ गया, टोपोग्राफिक फैक्टर जिसमें कि माउंटेन, स्लोप, ये सारी चीजें आ जाती हैं, और वाटर सोर्सेज जितने भी वाटर बॉडीज हैं, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गया, और जोग्राफिकल लोकेशन मतलब जितनी भी जोग्राफी है, जो भी फिजिकल पार्ट है आपका, चाहे कोस्टल रीजन हो चाहे माउंटेनियस रीजन हो, ये सब आपका जोग्राफिकल लोकेशन में, तो ये सब इनऑर्गेनिक एलिमेंट हैं आपके। बायोलॉजिकल एलिमेंट ग्रुप हो गए, वही लिविंग थिंग्स आपका, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं, साथ में इन्वायरमेंट के भी साथ इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो क्या है, सन। सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सन से ही तो सारी चीज़ें शुरू होती हैं। सोलर एनर्जी यानी कि वो प्लांट सोलर एनर्जी लेगा फूड प्रिपेयर करने के लिए, यानी फोटोसिंथेसिस करेगा, और वो सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि वो क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, और फिर उसके बाद रेस्पिरेशन करके और वो एनर्जी रिलीज होगी जब ऑक्सीजन इनहेल करेगा और एनर्जी रिलीज होगी। तो इस तरीके से सन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट है। तो लेकिन ये एबायोटिक कंपोनेंट है, पर वो बायोटिक कंपोनेंट्स के लिए यानी लिविंग थिंग्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी समझाने से पहले मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाहूंगी जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक। इकोसिस्टम समझेंगे हम पहले, उसके बाद हम इकोलॉजी समझेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे आसपास का इन्वायरमेंट क्या होता है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो प्लस जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो, उसको हम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट बोल सकते हैं। इनका सम टोटल आपका इन्वायरमेंट होता है, ठीक। अब जैसे फिर मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मैं एक ह्यूमन बींग हूँ, मेरे आसपास बायोटिक कंपोनेंट भी है यानी लिविंग थिंग्स भी है, और मेरे आसपास एबायोटिक कंपोनेंट है यानी नॉन लिविंग थिंग्स भी है। अब देखिए, ये तो मेरा इन्वायरमेंट हो गया इनका सम, ठीक। लेकिन जब मैं खुद बायोटिक कंपोनेंट हूँ, मैं खुद लिविंग थिंग हूँ, मैंने क्या किया, अपने बायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन किया। एग्जाम्पल के लिए हम प्लांट ले सकते हैं, तो मैंने इस प्लांट यानी इस बायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन किया अपने फूड की नीड को पूरा करने के लिए, तो मेरा इसके साथ भी इंटरेक्शन है, ठीक। और साथ में मैंने अपने आसपास के एबायोटिक कंपोनेंट के साथ भी इंटरेक्शन किया। एग्जाम्पल के लिए मैं एयर ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे सांस भी लेनी है, मुझे ब्रीथ भी करना है, और ये एयर यानी ऑक्सीजन मेरे रेस्पिरेशन में भी काम आएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने बायोटिक कंपोनेंट के साथ भी इंटरेक्शन किया यानी लिविंग थिंग के साथ भी इंटरेक्शन किया, और मैंने नॉन लिविंग थिंग के साथ भी इंटरेक्शन किया यानी एयर के साथ भी इंटरेक्शन किया। तो ये जो मेरा इंटरेक्शन है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ, वही मेरा इकोसिस्टम है, ठीक है। ये क्या है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कुछ नहीं है, बस बायोटिक का बायोटिक के साथ इंटरेक्शन और बायोटिक का एबायोटिक के साथ इंटरेक्शन क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम समझ में आ गया। और जब हम इसी पूरे इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं इकोलॉजी, क्योंकि लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और किसकी स्टडी कर रहे हैं, इकोसिस्टम की स्टडी कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इकोलॉजी। बस सिंपल सा है, आराम से आपको अगर इन्वायरमेंट समझ में आता है, उसके साथ आप इंटरेक्शन जोड़ दो और उसकी स्टडी कर रहे हैं, वो हमारा इकोलॉजी हो गया। क्लियर है। तो देखिए, इसमें यही लिखा हुआ है कि इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो कि इंटरेक्शन की स्टडी करता है ऑर्गेनिज्म के बीच में, यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और साथ में वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, यानी अपने एबायोटिक कंपोनेंट के साथ भी इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारा इकोलॉजी हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि फर्स्ट टाइम इसको किसने कॉइन किया था इकोलॉजी को, तो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, नाम आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अर्नस्ट हैकल ने 1869 में, ठीक। तो ये हमारा इकोलॉजी हो गया। फिर उसके बाद लेटर ऑन एक वर्ड और आया जिसे दिया था आपका IJS हिलेयर ने, इथोलॉजी कह के, ठीक है। इन म्यूचुअल रिलेशनशिप इसके बारे में स्टडी करी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में, और इन्होंने इकोलॉजी के बजाय इसको वर्ड दिया इथोलॉजी, ठीक। फिर उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट आते चले गए। थियोफ्रास्टस हैं, है ना, ये पहले थे जिन्होंने इकोलॉजिकल अप्रोच को इकोलॉजी के पहले ही कॉइन कर दिया था, ठीक है।
और इस तरीके से उन्होंने बताया कि इसमें हम लोग एल्टीट्यूड, मॉइस्चर और लाइट एक्सपोजर की स्टडी करते हैं। और फिर उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपनी अपनी डिफरेंट स्टडीज करी और इस हिसाब से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक टर्म है जिसको कहते हैं डीप इकोलॉजी। ठीक है, डीप इकोलॉजी क्या होती है ये हम समझ लेते हैं। देखिए ये 1972 में ये जो कॉन्सेप्ट है वो ओरिजिनेट हुआ था और ये नॉर्वेजियन फिलोसफर हैं अर्न नैस, है ना, इन्होंने दिया था। ठीक है, साथ में कंट्रीब्यूशन बाकी के अमेरिकन एनवायरमेंटलिस्ट जॉर्ज सेशंस का भी था। तो अर्न नैस और जॉर्ज सेशन ने क्या बताया, इन्होंने डीप इकोलॉजी के बारे में ये बताया कि नेचर और ह्यूमन के बीच में आपस में बैलेंस होना चाहिए, यानी कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में बताया कि नेचर को हमको उसी हिसाब से यूज करना चाहिए जिससे कि नेचर और हमारे बीच में बैलेंस बना रहे। अगर चीजें डिसबैलेंस हुई तो ओवरऑल हार्म किसको होगा, ह्यूमन बींग को होगा। नेचर को तो कुछ नहीं होने वाला, नेचर तो अपने आप को वापस रिवाइव कर लेगी। हम अगर धरती पे नहीं होंगे ना तो भी नेचर ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगी, बट नुकसान किसको होगा, हमें होगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक सोशल मूवमेंट इनिशिएट करी और एनवायरमेंटल फिलॉसफी, इसमें यह बताया कि भाई हमें अपना बैलेंस बना के रखना है नेचर के साथ। इस तरीके से हमें नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करना है कि जिससे कि ओवरऑल हमारा ही नुकसान हो। ओके, तो यही आपका है डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी में यही है कि किस तरीके से इकोसिस्टम में आपस में इंटरेक्शन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का और बायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन होना चाहिए कि किसी को भी हार्म ना पहुंचे, बैलेंस मेंटेन रहे। ठीक है, यही आपका डीप इकोलॉजी है। अगर हम देखें तो अगर हम फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया देखें तो नाम आपको याद रखना चाहिए, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी हैं और इनके बारे में ये डिटेल्स लिखी हुई हैं, लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज। देखिए इसमें क्या है, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स देखना है कि कैसे इकोसिस्टम में लेवल बाय लेवल कोई ऑर्गेनिज्म का कौन कौन से लेवल पर कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो देखिए सबसे पहले आता है, अगर हम सबसे लोअर लेवल की बात करें तो सबसे पहले कोई इंडिविजुअल आएगा, इंडिविजुअल। ठीक, उसके बाद नंबर ऑफ इंडिविजुअल हो गए, यानी कि सेम स्पीशीज के कई सारे इंडिविजुअल हो गए। सेम स्पीशीज मतलब अगर हमने इसको ह्यूमन बीइंग मान लिया तो बहुत सारे ह्यूमन बीइंग आ गए। तो ह्यूमन बीइंग सेम स्पीशीज के हैं तो वो आपके पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फिर उसके बाद मान लिया कि ह्यूमन बीइंग के साथ डॉग भी आ गया, कैट भी आ गया, यानी कि अलग अलग स्पीशीज हो गई। ह्यूमन बीइंग एक स्पीशीज थी, डॉग एक स्पीशीज अलग हो गई और कैट अलग स्पीशीज हो गई। इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे। ठीक, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कम्युनिटी बोल रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होता है। मैंने ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लिया, आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो लिविंग बीइंग का। पॉपुलेशन में उस पर्टिकुलर स्पीशीज की सारी पॉपुलेशन हो गई। ह्यूमन बीइंग है तो बहुत सारे ह्यूमन बीइंग हो गए तो वो उनकी पॉपुलेशन हो गई। फिर अगर हम अलग अलग स्पीशीज देखें कि ह्यूमन बीइंग अलग ले ली, डॉग की स्पीशीज अलग ले ली, कैट की स्पीशीज अलग ले ली, तो इनको कंबाइनली क्या बोलेंगे, इनको कम्युनिटी बोलेंगे। ये तीनों चीजें हो गई, आपकी समझ में आ गई। देखिए डिफरेंट स्पीशीज हैं तो वो कम्युनिटी है। सेम स्पीशीज के आपके ऑर्गेनिज्म है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन है तो फिर वो आपका पॉपुलेशन है और इंडिविजुअल आपका ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। फिर उसके बाद इकोसिस्टम, तो बस इकोसिस्टम तो यही है कि आपके ऑर्गेनिज्म है, कम्युनिटी के जो ऑर्गेनिज्म है यानी ह्यूमन बीइंग हो गया, डॉग कैट का एग्जांपल ले लिया, कम्युनिटी हो गई। और ये क्या कर रहे हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, यानी एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म भी हो जाता है। तो इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, क्या फिजियोलॉजी होती है, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, कैसा बिहेवियर वो इस इकोसिस्टम में अपना बिहेवियर, क्या उनका बिहेवियर है ना। जैसे कि मान लिया प्लांट है तो उनका बिहेवियर क्या है, वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है, वो न्यूट्रिशन को न्यूट्रिएंट साइकिल मेंटेन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में वही पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और साथ में एडॉप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एडाप्टेटिव कैपेसिटी रखता है, उसके पास एडाप्टेटिव टेंडेंसी होती है। मान लिया कि अगर एक फिश है तो फिश पानी में रह सकती है, लैंड पर नहीं रह सकती, तो उसके पास पानी में रहने के लिए एडाप्टेटिव मैकेनिज्म है। उसके पास गिल्स होंगे, उसके पास फिन्स होंगे जिससे वो आसानी से पानी में सर्वाइव कर सकती है। लेकिन अगर वहीं लैंड का अगर कोई ऑर्गेनिज्म होगा तो उसके पास लंग्स होंगे, है ना, तो वो लंग्स के थ्रू अपना एयर के साथ कांटेक्ट करेगा। तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपने
एडाप्टेटिव टेंडेंसी के कारण सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। और इसमें हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन और उनके इंटरेक्शन के बारे में, साथ में उनके आपस के रिलेशनशिप के बारे में, और स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटी, कि कम्युनिटी का क्या स्ट्रक्चर है और उसका क्या कंपोजिशन है, और उनकी इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें आपका न्यूट्रिएंट साइकिल भी हो जाती है। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कैसे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो प्लांट वो न्यूट्रिएंट लेके ग्रो करता है, फिर उसके बाद वो फोटोसिंथेसिस करके फिर वापस वो एनिमल उसको फीड करता है। तो वो जो न्यूट्रिएंट उसने सॉइल से लिए थे वो किस में चले गए, एनिमल में चले गए। फिर वापस जब वो डेड हो जाएगा तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी होगी और ये वापस के जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस सॉइल में मिक्स हो जाएंगे, इसलिए न्यूट्रिएंट साइकिल मेंटेन रहती है। एनर्जी फ्लो भी इसी का एग्जांपल है, एनर्जी भी तो फ्लो हो रही है प्लांट से। प्लांट को एनर्जी मिली सन से, उसने केमिकल एनर्जी बनाई, खुद के लिए भी खाना बनाया, साथ में स्टोर भी करके रखा, जिससे कि जब उससे कोई खाए तो उसको भी एनर्जी मिले, फिर उस दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई खाएगा तो इस तरीके से एनर्जी भी फ्लो होगी। तो इस तरीके की स्टडी हम इकोलॉजी में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, इससे मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। देखिए अभी मैंने ऊपर ह्यूमन का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर हम डियर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये एक सिंगल डियर है, इसको हम इंडिविजुअल बोलेंगे, एक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। अब देखिए इसके ये एक डियर होगा और इसके बेबी डियर हो गए, ठीक। सारे डियर है, ये भी डियर, ये भी डियर, ये भी डियर। तो डियर की क्या कहलाएगी, ये पॉपुलेशन कहलाएगी। सेम स्पीशीज है और उनके मल्टीपल मेंबर है, तो वो क्या कहला रही है, पॉपुलेशन कहला रही है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। देखिए यहाँ पर ये बफेलो है, ये आपका मंकी हो गया, ये रैबिट हो गया, ये आउल हो गया, ये भी मंकी है, और ये आपका प्लांट हो गया। अब ये अलग अलग स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज है। अलग अलग स्पीशीज जब आपस में रह रही हैं तो वो क्या कहला रही है, कम्युनिटी कहला रही है। अब यही जो कम्युनिटी है यानी डिफरेंट स्पीशीज जब फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करेंगी, यानी अपने एबायोटिक के कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन करेंगी, तो वो क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है बायोम। बायोम में क्या होगा, जब सिमिलर इकोसिस्टम होंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए डेजर्ट इकोसिस्टम, हर जगह के डेजर्ट की एक ही सिमिलर प्रॉपर्टी होगी, चाहे वो मोहावे डेजर्ट हो, चाहे वो सहारा डेजर्ट हो, चाहे वो गोबी डेजर्ट हो, हर जगह के डेजर्ट की एक ही प्रॉपर्टी होगी, तो वो डेजर्ट इकोसिस्टम कहलाएगा। तो सारे डेजर्ट को कॉम्बिनेशन कर दिया तो वो आपका क्या बन जाएगा, बायोम बन जाएगा। तो मैंने डेजर्ट का एग्जांपल लिया, आप ग्रासलैंड का एग्जांपल ले सकते हो, फॉरेस्ट का एग्जांपल ले सकते हो। और फिर उसके बाद सबसे हायर लेवल पे क्या है, बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर मतलब क्या, ऐसा स्फीयर जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। मैंने आपको पहले भी बताया, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है और एटमॉस्फेयर है। इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है, बायोस्फीयर। ऐसा स्फीयर जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा यूनिट हो गया। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे छोटी यूनिट, सबसे स्मॉलर और सबसे हायर यूनिट कहाँ पे एंड होती है, बायोस्फीयर में। अरेंज करने के लिए आ सकता है कि आप इनको सीक्वेंस में लगाइए, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। अब हम देखेंगे हैबिटेट एंड ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए कोई प्लेस चाहिए होता है, यानी कि उसका अपना एक फिजिकल एड्रेस होता है। मैं हूँ, मेरा अपना एक फिजिकल एड्रेस है जहाँ पर मैं रह रही हूँ, ठीक है, ये मेरा हैबिटेट है। उसी तरीके से कोई लायन है, कोई टाइगर है, उसका फिजिकल एड्रेस क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा, तो वो उसका हैबिटेट हो गया। बर्ड है, बर्ड कहाँ रहेगी, जैसे मान लिया वो ट्री में रह रही है, तो ट्री बर्ड का क्या हो जाएगा, हैबिटेट हो जाएगा। अगर फिश है, फिश एक्वाटिक इकोसिस्टम में रहती है यानी पानी में रहती है, तो वो उसका फिजिकल एड्रेस हो जाएगा, यानी कि वो उसका हैबिटेट होगा। तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अपना अपना एक स्पेसिफिक हैबिटेट होता है, ठीक है, जहाँ पर उसको स्पेस मिलता है, जहाँ पे उसको फूड मिलता है। भाई स्पेस के साथ साथ फूड भी तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, बिना खाए तो नहीं रह लेगा, साथ में पानी भी चाहिए और कवर और शेल्टर भी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो किसका पार्ट है, हैबिटेट का पार्ट है, ओके। अब देखिए हैबिटेट जो होते हैं अर्थ में, उनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है बेसिकली। तो पहला क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। कुछ नहीं है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, बस हम लैंड की बात कर रहे हैं। जो भी लैंड का पोर्शन है, जो भी लैंड में प्लांट रह रहा है या एनिमल रह रहा है, वो उसका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। अब अगर हम प्लांट की बात करें तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट, माउंटेन, ये सारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब अगर हम फ्रेश वाटर हैबिटेट की बात करें तो फ्रेश वाटर क्या होता है आप पहले समझें। फ्रेश वाटर का मतलब आरओ वाला पानी नहीं है, एक्चुअली में वो रिवर, लेक, पॉन्ड और स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। किस सेंस में फ्रेश वाटर बोल रहे हैं, सॉल्ट कंटेंट की रिस्पेक्ट में, ठीक है, जिसमें कि सॉल्ट कंटेंट 0% होते हैं, मतलब सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ऐसी वाटर बॉडी जिसमें कि सॉल्ट कंटेंट नहीं पाए जाते हैं, 0% होते हैं, वो आपके फ्रेश वाटर हैबिटेट हो गए, यानी कि आपकी फ्रेश वाटर बॉडी हो गई। उसी में अगर मैं देखूं मरीन वाटर क्या होती है, मरीन वाटर बॉडी जिसमें कि सॉल्ट कंटेंट मिनिमम 35 ppt पार्ट्स पर 1000।
तो मिनिमम 35 होते हैं और मैक्सिमम आपका ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपका डेड सी है, उसकी तो बहुत ज़्यादा, उसकी जो सैलिनिटी तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से मिनिमम 35 आपका पीपीटी होना चाहिए। वो आपका क्या कहलाता है? मरीन हैबिटेट कहलाता है, यानी कि मरीन इकोसिस्टम है आपका, जिसमें कि आपका सी, ओशंस, ये सारे आ जाते हैं। और एस्चुरिन हैबिटेट क्या होता है? देखिए, जैसे कि रिवर है, रिवर फ्लो होकर कहाँ जाती है? रिवर का मीटिंग पॉइंट क्या है? सी। ये रिवर है, ये सी में मिलेगी। अब रिवर जो है वो फ्रेश वाटर बॉडी है, ठीक, यानी कि इसमें 0% है सॉल्ट, और सी जो है वो मिनिमम 35। तो जहां पर रिवर सी से मिलती है तो उस जगह पे जो आपका पानी होगा वो 0 से 35 पीपीटी के बीच का होगा, इन बिटवीन 0 एंड 35। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस वाटर को बोलेंगे ब्रैकिश वाटर। क्या बोलते हैं? ब्रैकिश वाटर। यानी कि 0% है तो वो फ्रेश वाटर, मिनिमम 35% है तो वो आपके मरीन वाटर, लेकिन 0 से 35 के बीच में है तो आपका ब्रैकिश वाटर। और यही रीजन जो होता है वो आपका एस्चुरिन हैबिटेट कहलाता है, ठीक है। तो इसमें ये सलाइन और फ्रेश वाटर का मिक्सचर होता है, जो कि अलग अलग तरीके के यूनिक प्लांट और एनिमल को सपोर्ट करता है। और फिर हमारा मरीन हैबिटेट हो गया, वो मैंने आपको बता दिया कि सैलिनिटी इसमें ज़्यादा होती है, सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होते हैं, सी और ओशन इसके एग्जाम्पल्स हो गए। और वही ऑर्गेनिज्म इसमें रह सकते हैं जो सैलिनिटी पे अडेप्टेशन बिल्ड कर पाते हैं, ठीक है। और कुछ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका भी अपना हैबिटेट होता है, जैसे कि ह्यूमन गट में टेपवर्म्स रहते हैं, है ना। और फंगाई जो है वो रॉटिंग मटीरियल्स में रहते हैं, ब्रेड वगैरह सड़ जाती है या फिर कोई भी और भी चीज़ जो सड़ी गली चीज़ें होती है उससे अपना न्यूट्रिशन वो लेते हैं। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनका अपना हैबिटेट हो गया। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना स्पेसिफिक हैबिटेट होता है जो उनको स्पेस प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है निश। देखिए, जैसे हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक पर्टिकुलर हैबिटेट है, उसी तरीके से उसका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन भी है, अपना एक पर्टिकुलर काम भी है। मेरा जो हैबिटेट है, मेरा फिजिकल एड्रेस है जहाँ पे मैं रह रही हूँ, और साथ में मैं अपना कुछ काम भी कर रही हूँ। यानी कि मैं अगर एक टीचर हूँ तो मेरा फंक्शन क्या है? टीचिंग करना। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरा फंक्शन क्या है? स्पेसिफिकली मैं स्टडी करूँगी। तो जो जिसका फंक्शन होता है वही उसका निश है। तो अगर एक प्लांट है, ठीक है, उसमें एक बर्ड रह रही है, तो ये प्लांट जो है वो बर्ड का क्या हैबिटेट है, लेकिन ये बर्ड इस पे फीड भी कर रही है ना, फीड भी कर रही है, कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रही है, जैसे कि एक अपना फूड भी ले रही है, इससे ये रिप्रोडक्शन भी कर रही है, ठीक है। ये बाकी सारी एक्टिविटीज भी जो कर रही है, जो काम कर रही है, वही आपका उसका निश हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से निश इज नथिंग बट इट इज अ फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हैबिटेट चाहिए ना, कोई जगह चाहिए ना रहने के लिए, साथ में उस जगह पे रह के वो अपना कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो वही अपना एक निश हो गया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टाइगर है, ठीक है। अब टाइगर का जो खाना है वो क्या है? डियर है। अब लायन का जो खाना है वो भी डियर है। मान लीजिए दोनों एक ही जंगल में रह रहे हैं, एक ही फॉरेस्ट में रह रहे हैं। अब ये दोनों ही इस डियर को खाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इनका फंक्शन क्या है? ये डियर को मारकर खाना। तो इनका जो निश है वो ओवरलैप हो रहा है। निश ओवरलैपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? कि इस टाइगर का भी खाना ये डियर है और इस लायन का भी खाना ये डियर है। अब इनका निश ओवरलैप हो रहा है, तो क्या ये एक दूसरे के साथ सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे? निश ओवरलैपिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निश ओवरलैपिंग बोलेंगे, ठीक है। निश ओवरलैप कर रहा है। अब इसमें क्या होगा? कंपटीशन होगा, जो जीतेगा वही सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज दूसरे वाला खत्म हो जाएगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसलिए किसी भी दो स्पेसिफिक स्पीशीज के या दो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के निश जो होते हैं वो सेम नहीं हो सकते। अगर वो सेम हुए तो वो ओवरलैपिंग करेगी और किसी न किसी एक को मरना पड़ेगा। तो इसलिए निश जो होता है अपना स्पेसिफिक रोल प्ले करता है, ठीक है। तो देखिए यही चीज लिखी हुई है कि मैनी स्पीशीज ऑक्यूपाई द सेम हैबिटेट। अलग अलग स्पीशीज सेम हैबिटेट को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, लेकिन उनका जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। यानी कि हैबिटेट क्या हो गया? एड्रेस हो गया। लेकिन निश जो है जस्ट लाइक ए प्रोफेशन, जो एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहा है। मैंने अपना एग्जांपल दिया ना कि मैं अभी एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मेरा निश क्या हो गया? एजुकेशन प्रोवाइड करना। मेरा एड्रेस क्या हुआ? जहाँ पे मैं रह रही हूँ। तो इस तरीके से निश हो गया। तो निश का मतलब यही है कि सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एंड रिलेशनशिप ऑफ स्पीसीज
by which it uses the resources in an habitat for the survival and reproduction. ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए और अपने रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए उस हैबिटेट के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है. ठीक, हर एक निश इज़ अ यूनिक फॉर स्पीसीज. हर एक स्पीसी के लिए निश जो होता है वो यूनिक हो सकता है. बहुत सारी स्पीसीज जो है वह हैबिटेट तो शेयर कर सकती हैं, पर किसी भी दो स्पीसीज का निश सेम नहीं हो सकता. नो टू स्पीसीज इन अ हैबिटेट कैन हैव द सेम निश. अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? कंपटीशन होगा और एक जो जीतेगा वो दूसरे वाले को डिस्प्लेस कर देगा. ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली आपका निश हो गया. ओके, अब देखिए यहाँ पे निश का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है कि कैसे दिखाया गया है कि ये एक ट्री है और ये ट्री जो है वो इन तीनों वैबलर स्पीशीज का, ये जो वैबलर बर्ड्स हैं, ये 3 स्पीशीज है, इनका हैबिटेट है. यानी ये तीनों ही एक ही ट्री पर रहती हैं, पर इनका निश डिफरेंट है. क्योंकि जब ये क्या करेंगी, ये वाली फर्स्ट वाली ये इस कैनोपी वाले रीजन से अपने इंसेक्ट को कैप्चर करेगी, यानी अपने फूड को कैप्चर करेगी. ये वाला जो है वो इधर वाले पोर्शन से करेगी और ये वाला जो है वो इधर ब्रांचेस से, है ना. तो इस तरीके से इन्होंने अपना अपना एरिया बांट रखा है कि हम रहेंगे तो सब साथ ही में एक ही हैबिटेट में, लेकिन हम अपना अपना लेवल डिफरेंशिएट कर लेते, जिसके वजह से हम ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर लें. तो इसीलिए हैबिटेट सेम हो सकता है पर निश जो होंगे वो डिफरेंट होंगे. ओके, अब ये टर्म किसने दिया था इकोलॉजिकल निश? ये दिया था ग्रीनल्स ने. तो आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए. ठीक है, अब हमारा है एडेप्टेशन. देखिए, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को अडाप्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन, क्योंकि उसको सर्वाइव करना है लॉन्ग टाइम के लिए. हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन बींग्स. हम अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं ना, जैसा हमारा क्लाइमेट होता है, जैसे सर्दी आती है तो हम अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वूलन क्लॉथ्स पहनने लगते हैं. ठीक है, और ब्लैंकेट ओढ़ने लगते हैं, जिससे कि हम इतने मिनिमम टेम्परेचर्स को पे सर्वाइव कर पाएँ. गर्मी आती है तो हम कॉटन के क्लॉथ्स पहनने लगते हैं. इसका मतलब हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि जैसा इन्वायरमेंट होगा हम अपने आप को उसी तरीके से ढाल लेंगे, उसी तरीके से अडॉप्ट कर लेंगे, जिससे कि हम ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएँ. उसी तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है एडेप्टेशन की. अब अगर हम बात करें डेजर्ट में जो प्लांट हैं, ठीक है, रेगिस्तान में डेजर्ट में जो प्लांट हैं, जैसे ये एग्जाम्पल के लिए बहुत ही फेमस है आपका कैक्टस. वो क्या करता है, उसको पता है कि मुझे पानी कम मिलेगा, हो सकता है रेनफॉल भी ना हो और ग्राउंड वाटर भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, एडाप्टेटिव मैकेनिज्म के टर्म्स में वो क्या करेगी, अपनी लीफ को क्या कर लेता है, नीडल शेप कर लेता है. क्योंकि हमें पता है कि जितना भी ट्रांसपिरेशन होता है ना, एवेपोरेशन होता है ना ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू, वो लीव्स से होता है, लीव्स की सरफेस से होता है. तो जितनी ओपन सरफेस होंगी उतना ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसपिरेशन होगा. रेनफॉल हो नहीं रही है, ग्राउंड में वाटर है नहीं इतना, तो अब पानी कहाँ से मिलेगा? तो मतलब जितना पानी उसको सेव करके रखना होगा. तो इसलिए वो अपने शेप को इस तरीके से बना लेता है जिससे वो ज़्यादा लंबे टाइम तक का ड्राई कंडीशन पे सर्वाइव कर सके. तो ये क्या है, उसकी एडाप्टेटिव मैकेनिज्म है. लेकिन अगर उसी डेजर्ट के प्लांट को, उसी कैक्टस को अगर आप रेन फॉरेस्ट वाले रीजन में उगाएंगे तो क्या होगा, नहीं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, तो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. एग्जाम्पल के लिए हम और क्या ले लें, हम फिशेस का ले लेते हैं, है ना, सबसे बेसिक एग्जाम्पल है वो. उसके पास एडाप्टेटिव मैकेनिज्म होती है वाटर में सर्वाइव करने की, तभी तो वो अच्छी तरीके से एक्वाटिक हैबिटेट में रह लेगी, क्योंकि उसके पास फिन्स होते हैं, उसके पास गिल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो आराम से सर्वाइव कर सकती है. लेकिन अगर हम वहीं लैंड पर रहने वाले एनिमल की बात करें तो उनके पास अलग एडाप्टेटिव मैकेनिज्म होते हैं. इसलिए हर एक एनिमल के पास सर्वाइव करने के लिए उसको अपने अकॉर्डिंग, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडाप्ट करना पड़ता है, और जो कर लेता है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकता है. ठीक है, तो इस तरीके से आपका अडाप्टेटिव मैकेनिज्म होती है किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए. ठीक है, तो जैसे कि बर्ड की बीक होती है, उनको इंसेक्ट्स वगैरह कैप्चर करने होते हैं, उस हिसाब से उनकी बीक हो जाती है ना. अब उनके पास क्या बर्ड्स हैं, बर्ड्स को उड़ने के लिए क्या चाहिए, फेदर और विंग्स चाहिए, है ना. ये इनके एडाप्टेटिव मैकेनिज्म का ही तो पार्ट है. ठीक है, और इस तरीके से ये जो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है. अब व्हाट इज स्पीशीज? स्पीशीज को समझने के लिए हमें 2 क्राइटेरियाज को समझना होगा. सबसे पहला,
दो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड कर सकते हों, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑर्गेनिज्म ए ले लिया और दूसरा बी ले लिया, अगर ये आपस में दोनों ही ऑर्गेनिज्म दे आर कैपेबल फॉर इंटरब्रीडिंग विद ईच अदर, तो ये क्या कहलाएंगे, स्पीशीज कहलाएंगे, यानी कि इंटरब्रीड होनी चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, इनसे जो ऑस्प्रिंग होगा वो कैसा होना चाहिए, फर्टाइल ऑस्प्रिंग होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, पहला क्या है, दे आर कैपेबल फॉर इंटरब्रीडिंग विद ईच अदर, और दूसरा ये एक फर्टाइल ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, इट मीन्स ये स्पीशीज है। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन विथ ह्यूमन, ये इंटरब्रीड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। इनसे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो फर्टाइल होगा, यस। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, ह्यूमन स्पीशीज। एग्जाम्पल के लिए हम ले लें टाइगर और टाइग्रेस, ये इंटरब्रीड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, और इनसे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, फर्टाइल होगा, यस। तो इस तरीके से आपका ये दोनों ही आपके क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं और ये कहलाती हैं स्पीशीज। ओके, स्पीशिएशन में क्या होता है, स्पीशिएशन एक प्रोसेस है जिसमें नई नई स्पीशीज फॉर्म होती है। कैसे, जैसे कुछ जीन्स में चेंज हो गया, जेनेटिक चेंजेस हो गए, है ना, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया, समय के साथ साथ चीज़ों के साथ साथ इवोल्यूशन होता चला गया। तो जैसे जैसे ये सारे चेंजेस आएंगे वैसे वैसे नई नई स्पीशीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पीशिएशन। तो इस तरीके से आइसोलेशन की वजह से स्पीशिएशन होता है, यानी इकोलॉजिकल आइसोलेशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इकोलॉजिकल आइसोलेशन में क्या है, डिफरेंसेस इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, यानी मॉइस्चर कितनी है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, है ना, पीएच लेवल चेंजेस होने से दो डिफरेंट पॉपुलेशन के एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है और उसकी वजह से नई नई स्पीशीज फॉर्म हो रही हैं, जिसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल आइसोलेशन। उसी जगह पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या है कि जब उनके आपस में रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता, यानी कि वो दे आर अनेबल टू इंटरब्रीड, तो उससे क्या होता है, नई नई स्पीशीज फॉर्म होती हैं। तो इस तरीके से आपका स्पीशिएशन की प्रोसेस होती है। ओके, अब देखिए एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन में क्या होता है कि देखिए कोई भी स्पीशीज़ है, अगर वो अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडाप्ट कर लेती है, अगर उसमें कैपेबिलिटी होती है कि जैसा एनवायरनमेंट है उस हिसाब से खुद को ढाल ले, तो उसके ज़्यादातर सर्वाइवल के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाती है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, या तो धीरे धीरे क्या होगा कि उसके एग्जिस्टेंस के चांसेस कम हो जाएंगे और एक टाइम के आने के बाद क्या होगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, यानी कि वो इस अर्थ से फिनिश हो जाएगी। क्योंकि जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग ले लें, तो ह्यूमन बीइंग का जो अडाप्टेशन प्रोसेस है ना एनवायरनमेंट के साथ बहुत ही अच्छा है। ह्यूमन बीइंग हम देखिए जैसे समर्स होते हैं तो हम अपने आप को हाई टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं, है ना, डिफरेंट कॉटन के क्लॉथ्स वगैरह पहनना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर ऐसे मेजर्स लेते हैं जिससे हम हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाएँ। उसी तरीके से जब विंटर्स आते हैं तो विंटर्स में हम वूलन क्लॉथ्स पहने रहते हैं, जिससे कि हम अपने अंदर की हीट को प्रिजर्व कर पाएँ और बाहर के गिरते हुए टेम्परेचर को, यानी डिक्रीजिंग टेम्परेचर से हम अपने आप को बचा पाएँ। तो इस तरीके से हमारे सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर कोई स्पीशीज़ किसी टाइम पर सर्वाइव नहीं कर पा रही है इन सारी चीज़ों के बदलाव के कारण, और लंबे समय तक का वो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाती है, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो इस धरती से, यानी अर्थ से चली जाती है, यानी कि वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। और इसके कुछ, ये तो नेचुरल प्रोसेस हो गई कि वो खुद को ही नहीं एबल कर पा रही है कि वो सर्वाइव कर पाए अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। लेकिन कुछ आपके मैनमेड कॉजेज भी होते हैं, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्शन की ओर जाती हैं। जैसे कि आपका डिफॉरेस्टेशन हो गया, हैबिटेट लॉस हो गया, है ना, उनका अब जहाँ पे वो स्पीशीज रह रही है उनका हैबिटेट भी खत्म कर दिया हमने, और साथ में उनका निश भी, यानी जो फंक्शन वो परफॉर्म कर रही थी, खाना खा रही थी, ठीक है, रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कर रही थी, और भी बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ वो कर सकती थी वो कर रही थी, लेकिन उनका हमने हैबिटेट लॉस कर दिया। क्लाइमेट चेंज, है ना, फ्लड आ गया, तो ये सारी चीज़ें, फॉरेस्ट फायर हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं आपका नेचुरल फैक्टर्स भी एक्सटिंक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और साथ में एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सटिंक्शन में, ठीक है। अब पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे एक इंडिविजुअल मेंबर है, ठीक है, सेम स्पीशीज का है, यानी फॉर एग्जांपल हम ले लें इसको, अब मैं डियर का एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है, डियर है तो ये एक इंडिविजुअल है और इसके कई सारे डियर हो जाएंगे, कई सारे डियर हो गए
यानी सेम स्पीशीज के मल्टीपल मेंबर्स हो गए, तो ये क्या बना रहे हैं, पॉपुलेशन। यानी स्पीशीज सेम होनी चाहिए, और स्पीशीज का मतलब क्या है कि वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और साथ में उनसे होने वाला जो चाइल्ड होगा वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, मल्टीपल मेंबर है सेम स्पीशीज के, तो वो क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन, डियर पॉपुलेशन, टाइगर पॉपुलेशन। जब टाइगर का सेंसस करते हैं तो हम क्या करते हैं, टाइगर की तो पॉपुलेशन काउंट करते हैं ना, टाइगर के ही तो इंडिविजुअल काउंट करते हैं ना। उसी तरीके से एलिफेंट की पॉपुलेशन, मतलब उसमें स्पेसिफिकली एलिफेंट स्पीशीज है तो उसमें एलिफेंट के मेंबर को काउंट करेंगे। तो इस तरीके से पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि सेम स्पीशीज के मल्टीपल मेंबर, ओके। तो इस तरीके से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती भी है, कम भी होती रहती है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करते हैं, आपके पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, कितने हो रहे हैं, उसमें डेथ कितनी है ना। और वो डिस्पर्सल, मतलब पॉपुलेशन डिस्पर्सल में आपका इमिग्रेशन और एमिग्रेशन आ जाता है। इसमें आपका माइग्रेशन के ही टाइप है, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, मतलब कितने मेंबर्स जो है वो एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हैं और कितने मेंबर्स जो है वो दूसरे एरिया से किसी स्पेसिफिक एरिया में आ रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। तो इस वजह से पॉपुलेशन डिस्पर्सल भी होती है, ठीक है। उनमें कितना बायोटिक पोटेंशियल है, यानी कि कितना वो एनवायरनमेंट के साथ खुद को एडजस्ट कर पा रहे हैं, साथ में अपने स्पेसिफिक जो आपके मेंबर्स हैं उनके साथ कितना एडजस्टमेंट है, साथ में कितना इंटरेक्शन वो अच्छे से कर पा रहे हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, उसमें चिल्ड्रन कितने हैं, और वो डिस्पर्सन हो गया आपका। और ग्रोथ फॉर्म की पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है या फिर नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, ये किसी भी पॉपुलेशन के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये डेंसिटी हो गई कि नंबर ऑफ कितने इंडिविजुअल किसी एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में, फॉर एग्जांपल ये 1 किलोमीटर एरिया है, उसमें कितने मेंबर्स रह रहे हैं, ठीक है, ये उनकी डेंसिटी कहलाएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया एट अ गिवन टाइम टर्म्स एट पॉपुलेशन डेंसिटी। बर्थ रेट, कितने इंडिविजुअल नए बॉर्न हो रहे हैं ना, न्यू बॉर्न इंडिविजुअल है, उसको आपका बर्थ रेट या फिर नैटेलिटी कहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद डेथ रेट में कितने स्पेसिफिक इंडिविजुअल जो हो रहे हैं जिनकी डेथ हो रही है, ठीक है, वो डेथ रेट हो गई। आपका डिस्पर्सल में माइग्रेशन हो रहा है, तो 2 तरीके का माइग्रेशन होता है, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। एमिग्रेशन क्या होता है, जब कोई मेंबर जो है किसी भी पॉपुलेशन हो किसी दूसरे एरिया में जा रहा है, यानी एग्जिट कर रहा है। तो एग्जिट कर रहा है इसका मतलब उस अपने एरिया से बाहर जा रहा है, तो वो एमिग्रेशन हो गया। और इमिग्रेशन मतलब किसी दूसरे एरिया से एंट्री कर रहा है, तो वो क्या हो गया, इमिग्रेशन हो गया। और ये दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, इसको बोलेंगे माइग्रेशन, है ना। फिर उसके बाद एज डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग डिफरेंट एजेस होती हैं, बच्चे होंगे, है ना, चिल्ड्रन होंगे, फिर वो रिप्रोडक्टिव एज में पहुंचेंगे, फिर उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में, फिर उसके बाद उनमें एजिंग प्रोसेस होगी, और धीरे धीरे या तो फिर ग्रोथ रेट आपका पॉजिटिव हो जाएगा या फिर आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। और सेक्स रेशियो में कितने नंबर ऑफ आपका कितने मेल और फीमेल हैं, यानी किसी भी पॉपुलेशन में कितने मेल और फीमेल है वो आपका सेक्स रेशियो हो जाता है, ठीक है। और पॉपुलेशन ग्रोथ में वही है कि किसी भी जगह किसी भी प्लेस की पॉपुलेशन हो गई। अब पॉपुलेशन में यहाँ सारी स्पीशीज की बात करी है, केवल इंडिविजुअली, ना ह्यूमन की बात करें ना टाइगर की बात करें, वो सारी स्पीशीज की बात कर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन। अब किसी स्पेसिफिक, जैसे मान लिया कोई एक आपका इंपॉर्टेंट स्पीशीज है टाइगर का सेंसस क्यों करवाते हैं, क्योंकि वो हाईएस्ट प्रेडेटर है। अगर वो धीरे धीरे खत्म होने लगे ना तो पूरी फूड चेन गड़बड़ हो जाएगी, फूड वेब गड़बड़ हो जाएगी। ये सारे टर्म्स मैं आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगी आपको। तो इस तरीके से क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ हर एक स्पीशीज की हो रही है कि कितने मेंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो आपके घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, ठीक है। किसी एरिया में आ रहे हैं या किसी एरिया में जा रहे हैं, वो आपका पॉपुलेशन डिस्पर्सल हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। एमिग्रेशन और इमिग्रेशन मैंने आपको बता दिया। और ग्रोथ कर्व यही है कि कितना, ये कर्व यही होते हैं, 2 तरीके के कर्व होते हैं, आपका जे शेप और एस शेप कर्व है। ये यही बताता है कि किस एरिया में कैसे कैसे धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, और एक टाइम पे ग्रोथ जो है वो आपकी बिल्कुल पीक पे होगी, और फिर धीरे धीरे कैसे कैसे वो स्टेबलाइज्ड होती है, ठीक है। तो ये ग्रोथ कर्व्स हो जाएंगे आपके। अब उसके बाद ये है आपके, ये है एस शेप, ये एस शेप ग्रोथ कर्व है, और ये आपका जे शेप है, ठीक है। तो इस तरीके से पॉपुलेशन कैसे कैसे धीरे धीरे राइज हो रही है, फिर एक टाइम के बाद पीक पे पहुंचेगी, एक्सपोनेंशियल फेज है ये, फिर धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे आपका स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कम्युनिटीज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। कम्युनिटी क्या होती है मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक आपका ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसको मैं इस बार बोलूँगी डियर, ठीक है, डियर ले लिया मैंने। अब ये डियर क्या है, ये अभी क्या कहला रहा है, एक ऑर्गेनिज्म कहला रहा है। ये क्या कहला रहा है, ऑर्गेनिज्म कहला रहा है। अब मल्टीपल डियर्स हो जाएंगे,
यानी कि सेम स्पीशीज है, डियर की स्पीशीज है, उसके कितने मेंबर है, बहुत सारे मेंबर है, मल्टीपल मेंबर है, तो अब ये क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन कहलाएंगे। लेकिन अब मैं क्या करूंगी, अब मैं डियर्स भी ले लूंगी, डियर की पॉपुलेशन भी ले लूंगी, अब मैं टाइगर को भी ले लूंगी, ठीक है, और मैं एलिफेंट भी ले लूंगी, ठीक है, यानी कि एक स्पीशीज ये हो गई, एक स्पीशीज ये हो गई, एक स्पीशीज ये हो गई। अब डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं और उनके पॉपुलेशन आपस में कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, तो अब ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी। और इनको बायोटिक कम्युनिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई ये आपके बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हैं, ये लिविंग थिंग्स हैं, इसीलिए क्या कहलाएंगे, ये आपके बायोटिक कम्युनिटी, ठीक। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि इनकी कई सारी पॉपुलेशन होती है, बहुत रेंज होती है पॉपुलेशन की, डिपेंडिंग ऑन द कौन सी स्पीशीज है, ठीक है। डाइवर्सिटी होती है कम्युनिटी में, डाइवर्सिटी होगी स्पीशीज की, डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज का मतलब अलग अलग पॉपुलेशन, अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन रह रही है। टाइगर भी है, एलिफेंट भी है, डियर भी है, प्लांट स्पीशीज भी ले ली, प्लांट भी है, ठीक है। तो हर तरह की स्पीशीज जो है वो रह रही है, तो वो क्या कहलाएंगी, वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगी कम्युनिटी को, ठीक है। और आपस में इनका क्या होता है, इंटरेक्शन होता है किसके साथ, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, ये खुद से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे डियर है वो प्लांट के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, भाई उसको खाएगा, उसका खाना है। उसी तरीके से टाइगर कैसे डियर के साथ इंटरेक्ट करेगा, टाइगर का खाना डियर है तो फिर वो उसको खाएगा, ठीक है। तो इंटरेक्शन ऐसा ही है, अपनी नीड को पूरा करने के लिए इंटरेक्शन होता है, ठीक है। और साथ में उनका आपस में अगर एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन हो गया तो वो इकोसिस्टम हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी कम्युनिटी में जितने जितने स्पीशीज और पॉपुलेशन है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में रहते हैं अपने अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्ट्रैटिफिकेशन एक टर्म है। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि वर्टिकल लेयर्स ऑफ वेजिटेशन। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ग्राउंड में सॉइल थी, तो सबसे पहले यहाँ पे लाइकेन और मॉसेस आए, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ग्रासेस उगी, फिर उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे थोड़ी हर्ब्स उगी, फिर उसके बाद श्रब्स उगी, खजाड़ियाँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे शॉर्ट ट्रीज हो गए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे लॉन्ग ट्रीज हो गए। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये स्ट्रैटिफिकेशन हो रहा है, लेयरिंग हो रही है अलग अलग स्पीसीज की। तो बॉटम में आपकी क्या है, मॉसेस, लिवरवर्ट्स, ठीक है, या फिर नीचे ऑर्गेनिक मैटर भी होगा, जो डेड लीव्स वगैरह होंगी वो ह्यूमस भी क्रिएट करेंगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका ग्रास उगेगी, है ना, वो हर्ब्स का एग्जाम्पल है। फिर धीरे धीरे श्रब्स उगेंगी, वो शॉर्ट ट्रीज हो गए, फिर छोटे छोटे, फिर उसके बाद टॉल श्रब्स हो गई, थोड़ी लंबी श्रब्स हो गई, झाड़ियाँ हो गई, फिर धीरे धीरे शॉर्ट ट्रीज डेवलप होंगे, और फिर उसके बाद आपके लॉन्ग ट्रीज, ज़्यादा कैनोपी वाले, फिर उसके बाद और ज़्यादा बड़े बड़े ट्रीज। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है, स्ट्रैटिफिकेशन यानी लेयरिंग हो रही है। तो ये क्या है, आपकी वर्टिकल लेयर ऑफ वेजिटेशन इज कॉल्ड द स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। टॉपिक है अब इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, और फिर इसके बाद हम इसके काइंड्स देखेंगे, ठीक है। देखिए एक्चुअली में इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, व्हेन वन स्पीशीज इज रिप्लेस्ड बाय अनदर स्पीशीज, जब एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के साथ रिप्लेस की जाती है किसी इकोसिस्टम में, ठीक है। और ये जो रिप्लेसमेंट हो रहा है एक स्पीशीज का दूसरे स्पीशीज के साथ, वो ग्रेजुअली हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है कि व्हेन वन स्पीशीज इज रिप्लेस्ड बाय अनदर स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम इन अ ग्रेजुअल मैनर ड्यू टू द चेंज इन द इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि जैसे कि कहीं पे किसी एरिया में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, मैग्मा निकला और वो फिर सॉलिडिफाई हुआ, और फिर वो जाके किस में कन्वर्ट हो गया, रॉक में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक रॉक थी, ठीक है, ये बड़ी सी रॉक थी, किसके वजह से बनी है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, जो अर्थ से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, उससे जो मैग्मा निकला वो अर्थ की सरफेस पे आया, लावा कहलाया, और फिर उसका सॉलिडिफिकेशन हो गया, वो सॉलिडिफाई हो गया, और फिर उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, रॉक में कन्वर्ट हो गया। अभी ये बेयर रॉक है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये केवल एक रॉक है, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम के साथ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पर कुछ मॉसेस, लाइकेन या फिर एल्गी जो है इन्होंने क्या कर लिया, इस सरफेस को, रॉक की सरफेस को कवर कर लिया। ये जो बेयर रॉक थी उसकी रॉक की सरफेस को किसने कवर कर लिया, लाइकेन, एल्गी और मॉसेस ने, ठीक। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, कुछ एसिड सीक्रेट करना स्टार्ट कर दिया। एसिड, ये इनकी मैकेनिज्म है, एसिड सीक्रेट करते हैं जहाँ पर भी ये रहते हैं, तो इन्होंने एसिड सीक्रेट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये सीक्रेशन ऑफ एसिड के कारण क्या हुआ, रॉक जो है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब रॉक में वैदरिंग स्टार्ट हो गई, रॉक टूटना स्टार्ट हो गया। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगी, ये जो रॉक ब्रेक होकर क्या इसमें कन्वर्ट हो गई, धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट हो गई,
ठीक। अब देखिए रॉक से क्या बन गई, सॉइल हो गई। ये इतना आसान नहीं है, एक बार में नहीं टूट के सॉइल बन गई, इसको लगने बहुत टाइम लगता है इसको, इस पूरी प्रोसेस को, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे सॉइल बन गई। अब हमने देखा कि एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बर्ड वगैरह उड़ रही थी, उसने क्या कर दिया, एक कोई ग्रास का सीड गिरा दिया, ठीक है, ग्रास वगैरह यहाँ पे ड्रॉप कर दी, तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे, क्योंकि सॉइल थी, फर्टाइल थी, बढ़िया न्यूट्रिएंट्स थे इस सॉइल में, क्योंकि लावा में अच्छा खासा न्यूट्रिएंट होता है, मिनरल्स होते हैं, तो जब ये सॉइल थी तो उसमें बढ़िया मिनरल और न्यूट्रिएंट्स थे, और यहाँ पे क्या हो गया, ग्रास ग्रो होना स्टार्ट हो गई। क्योंकि ग्रास क्यों ग्रो होना स्टार्ट हो गई, ग्रास जो होती है वो आपका ड्रॉट टॉलरेंट होती है, अगर उसको कम भी मॉइस्चर मिलेगी ना, वो आराम से ग्रो हो जाएगी। हमारे आसपास के एरियाज में क्या होता है कि मिट्टी अगर होगी और थोड़ी बहुत मॉइस्चर होगी, थोड़ा बहुत पानी मिल गया, तो वो आराम से घास उग जाती है। हम देखते हैं अपने आसपास के एरियाज में वही चीज़ इधर हो रही है कि बेयर रॉक थी, वहाँ पे लाइकेन और आपका मॉसेस और एल्गी ग्रो होना स्टार्ट हो गए, उन्होंने सर्फेस को कवर कर दिया, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी नेचुरल मैकेनिज्म के थ्रू एसिड सीक्रेट करना स्टार्ट कर दिया, और उस एसिड की वजह से और फिजिकल कुछ फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ, ये रॉक जो है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गई, टूटना स्टार्ट हो गई, जिसको बोलते हैं वेदरिंग, हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अब इससे क्या बन गई, सॉइल बन गई, और सॉइल के बाद क्या हुआ कि जैसे कोई बर्ड है अपने साथ कोई ग्रास वगैरह का आपका सीड वगैरह ले आया और उसने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, क्योंकि ग्रासेस को ज़्यादा कंडीशंस नहीं चाहिए होती, सॉइल और हल्की फुल्की मॉइस्चर मिल गई, वो आराम से ग्रो होती, यहाँ पे ग्रास ग्रो होना स्टार्ट हो गई। ठीक, अब धीरे धीरे ग्रास ग्रो होना स्टार्ट हो गई। अब क्या होगा, देखिए कुछ नहीं था, अब वहाँ पे धीरे धीरे लाइफ आ रही है ना। अब ग्रास ग्रो होना स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे ग्रास को फीड करने के लिए फॉर एग्जांपल ग्रास हॉपर आ गया। अब ग्रास हॉपर को खाना मिल रहा है, तो फिर ग्रास हॉपर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अब ग्रास हॉपर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, मान लिया ग्रास हॉपर को फीड करने के लिए क्या आ गई, लिजर्ट आ गई, फिर धीरे धीरे स्नेक आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी डेवलप हो रही है, जहाँ पे कुछ भी नहीं था वहाँ धीरे धीरे लाइफ आ रही है ना, पॉसिबल हो रही है, क्योंकि सॉइल बनी, फिर आपका ग्रास हुआ, फिर ग्रास हॉपर आई, फिर लिजर्ड आई, फिर इस तरीके से पूरी एक चेन चल रही है। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी ग्रासेस ने एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया, फिर धीरे धीरे एवापोट्रांसपिरेशन हुआ, मॉइस्चर आई एंड वो बारिश हुई, और उसकी वजह से धीरे धीरे क्या डेवलप होना स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे आपकी श्रब्स डेवलप होना स्टार्ट हो गई। ठीक, अब इन्होंने क्या कर लिया, ग्रासेस को रिप्लेस कर दिया श्रब्स ने, फिर श्रब्स के बाद धीरे धीरे क्या डेवलप हो जाएंगी, लॉन्ग श्रब्स हो जाएंगी, है ना, छोटी झाड़ियाँ, फिर बड़ी लंबी लंबी झाड़ियाँ, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद आपके प्लांट, छोटे छोटे प्लांट, डाफ ट्री जो होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे ग्रो होना, क्योंकि रेनफॉल वगैरह की अवेलेबिलिटी है, सॉइल बढ़िया मॉइस्चर है ही है, साथ में जब ये डिकम्पोज होंगे तो ऑर्गेनिक मैटर मतलब ह्यूमस भी मिलेगा। तो ऐसे ऐसे करते करते क्या हो रहा है, एक स्पीशीज जो हो रही है वो दूसरे को क्या कर रही है, रिप्लेस कर रही है। ग्रास को रिप्लेस कर दिया श्रब्स ने, श्रब्स को स्मॉल ट्रीज रिप्लेस करेंगे, और फिर उसके बाद अगर मॉइस्चर कंडीशन अच्छी मिली, रेनफॉल मिली, तो इसको क्या रिप्लेस कर देंगे, छोटे छोटे ट्रीज की जगह अब बड़े बड़े ट्रीज आ जाएंगे, लार्ज कैनोपी वाले ट्रीज आ जाएंगे। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टैब्लिश नहीं हो जाती, एक स्टेबल कम्युनिटी स्टैब्लिश नहीं हो जाती, तब तक ये पूरी प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, और जो फाइनल आपकी कम्युनिटी होगी उसके बाद, मतलब जो स्टेबल कम्युनिटी होगी, उसको क्या बोलेंगे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्या बोलेंगे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और जो सबसे पहले आई थी, जिसने ये पूरी मैकेनिज्म स्टार्ट करी, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पाइनियर कम्युनिटी, यानी कि जो पहली स्पीशीज जिसने क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया स्पेस को, ठीक है, वो पाइनियर कम्युनिटी। तो पाइनियर कम्युनिटी यहाँ पर क्या है, लाइकेन, मॉसेस, एल्गी, ये है पाइनियर कम्युनिटी, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया था। फिर उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे ऐसी कंड्यूसिव कंडीशंस बनाई जिससे कि बाकी की स्पीशीज इनको खुद को रिप्लेस कर दें। देखिए ब्यूटी, देखिए क्या हुआ कि आई लाइकेन, लेकिन ये एसिड वगैरह सीक्रेट करके डिसइंटीग्रेशन कर रहे हैं, और ये दूसरी स्पीशीज को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ और मुझे रिप्लेस करो। फिर ग्रासेस बनी, ग्रासेस ने ऐसी कंडीशन स्टार्ट कर दी कि उन्होंने वेपर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी हो रही है, साथ में आपका मॉइस्चर भी अवेलेबिलिटी हो रही है, फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ रही है टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ग्रासेस कह रही हैं आओ श्रब्स मुझे आकर रिप्लेस करो। तो ये कंड्यूसिव कंडीशन बना रही है दूसरी कम्युनिटी, यानी दूसरी स्पीशीज के लिए, कम्युनिटी वर्ड तो कहना गलत होगा, स्पीशीज के लिए कि आओ मुझे रिप्लेस करो। और तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक एक फाइनल क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टैब्लिश नहीं हो जाती। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, पाइनियर कम्युनिटी, पाइनियर स्पीसीज से, और एंड कहाँ हुआ, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, अब जो बीच की स्टेजेस थी, ग्रासेस, फिर श्रब्स, फिर स्मॉल ट्रीज, है ना, इस हर्ब्स, ये सारी चीजें, तो ये स्टेजेस हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, सेयर्स या सेरल कम्युनिटी। ठीक है, सीरीज में हो रही है ना ये चीजें,
तो ये क्या कहलाएंगी, सेरल कम्युनिटी। स्टार्टिंग जिसने की वो पाइनियर, यानी कि वो शुरुआत जिसने की वो पाइनियर कम्युनिटी या पाइनियर स्पीसीज हो गया, और आपका जो स्टेजेस हैं उनको सेरल कम्युनिटी, और आपका जो फाइनली जो स्टेबल कम्युनिटी होगी वो क्या होगी, आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। यही है इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब यही है ना कि एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को रिप्लेस कर रही है, बट इन अ ग्रेजुअल मैनर। इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो रही है और धीरे धीरे करके एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को रिप्लेस करती जा रही है, और तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक फाइनली एक ऐसी स्टेबल कम्युनिटी नहीं आएगी जिसको रिप्लेस करना मुश्किल होगा। अब इतने बड़े बड़े ट्रीज हैं, उनको कौन रिप्लेस करेगा, और जैसे जैसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ जाएंगे वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो ये है हमारा सक्सेशन, ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब देखिए, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन। समझ लेते हैं आराम से इसको। देखिए, प्राइमरी सक्सेशन मतलब जो इनिशियल लेवल पे हुआ, जब बेयर रॉक थी, जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया ना, जब बेयर एरिया था वहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो वो उस टाइम पे जो स्पीशीज धीरे धीरे डेवलप हो रही है वो आपकी क्या हो जाएंगी, यानी कि पाइनियर स्पीशीज से आपका क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक वो प्रोसेस चली, वो आपका प्राइमरी सक्सेशन था। ये थोड़ा ग्रेजुअल होगा। यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, प्रेजेंस ऑफ सॉइल भी नहीं थी, केवल रॉक थी बड़ी सी, ठीक है। तो शुरुआत जहाँ से हुई है बेयर रॉक से, वो आपका प्राइमरी सक्सेशन है, और कब तक ये खत्म होगा ये प्रोसेस, क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, मान लिया यहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज बन गए, ठीक है, बड़े बड़े ट्रीज बन गए, सारी कंडीशंस है कि आराम से कोई भी क्रॉप कोई भी प्लांट ग्रो हो सकता है, ट्री ग्रो हो सकता है। यहाँ पे कोई रॉक तो है नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या कर दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, पेड़ काट दिए सारे, ठीक है, फ्लड आ गई, फॉरेस्ट फायर लग गई, आग लग गई पूरे जंगल में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो गया, अब वो एरिया फिर से बेयर हो गया। लेकिन अब जो प्रीवियस पूरे सक्सेशन में, यानी प्राइमरी सक्सेशन में जितना टाइम लगा था पूरा बड़े से रॉक को छोटे छोटे सॉइल में कन्वर्ट होने पर, फिर धीरे धीरे जो ग्रेजुअल प्रोसेस चली थी क्लाइमेक्स तक पहुंचने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी सॉइल भी है, कंडीशंस भी उस तरीके की, आराम से कोई भी वेजिटेशन ग्रो हो सकती है। तो क्योंकि कुछ ऐसे नेचुरल फैक्टर्स हो गए, फॉरेस्ट फायर हो गया, फ्लड आ गया, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, मतलब एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से ह्यूमन ने क्या कर दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया। अब अगर वहाँ पे वो एरिया बेयर होता है, तो अब जो दूसरी बार सक्सेशन होगा, दूसरी बार जो वापस एक आपका वेजिटेशन डेवलप होगी, उसको क्या बोलेंगे, आपका सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। तो देखिए, प्राइमरी सक्सेशन में क्या हुआ था, बेयर एरिया से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ था, जो अलग अलग स्पीशीज ने क्या किया था, एक दूसरे को रिप्लेस किया था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सेकेंडरी एरिया में स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब पहले से यहाँ पे ट्री मौजूद थे, लेकिन कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से या फिर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर की वजह से वो एरिया क्लियर हो गया, और इसको क्या बोलेंगे, फिर जब नई वेजिटेशंस डेवलप होंगी, नई सीरीज ऑफ स्टेजेस आएंगी, तो उसको क्या बोलेंगे, हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे। तो इस इनिशियल जो डेवलपमेंट ऑफ द स्टेजेस थी उसको प्री सेयर बोल रहे थे, लेकिन जब सेकेंडरी सक्सेशन होगा तो उसमें जो डेवलपमेंट स्टेजेस होंगे उसको क्या बोलेंगे, सब सेयर्स बोलेंगे, ठीक है। यही आपका सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन हो गया। अब ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक भी देख लेते हैं। देखिए, जब सक्सेशन प्लांट के थ्रू हो रहा है, ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर पाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एक ही लिविंग बीइंग है जो अपने आप से खुद का फूड प्रिपेयर कर पाते हैं, वो कौन है, प्लांट है। उनके पास क्लोरोफिल होता है और सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर पाते हैं। तो जब सक्सेशन प्लांट के थ्रू हो रहा है तो वो ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, हेटेरो मतलब अदर्स पर डिपेंड करना, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन के लिए। तो दूसरों पर अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। उसमें आपके फंगाई, बैक्टीरिया और एनिमल्स आ जाते हैं। तो जब सक्सेशन फंगाई, बैक्टीरिया और एनिमल्स के थ्रू हो रहा है तो आपका हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन हो गया। अब एक होता है एलोजेनिक सक्सेशन, एक होता है ऑटोजेनिक सक्सेशन। देखिए, जब सक्सेशन की प्रोसेस हो रही है, अभी सक्सेशन ऊपर मैंने पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश की आपको। जब इसमें एक्सटर्नल फैक्टर अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे कि वाइल्ड फायर हो गई, आग लग गई, जंगल में आग लग गई है ना, फ्लड आ गई, या फिर ह्यूमन की एक्टिविटी इन्वॉल्व हो गई, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल रोल इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ना, एक्सटर्नल फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं सक्सेशन में। तो ऐसा सक्सेशन आपका कहलाएगा एलोजेनिक सक्सेशन। लेकिन जब ऐसा कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर सक्सेशन में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, इसमें जो भी आपकी रिसाइडिंग पॉपुलेशन है वही आपका एनवायरनमेंट को ऑल्टर कर रही है और इस तरीके से सक्सेशन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। ऑटो का मतलब ये होता है सेल्फ, जेनिक सेल्फ जनरेटिंग है ना, सेल्फ जनरेटेड सक्सेशन, यानी कि जिसमें जो कम्युनिटी, जो पॉपुलेशन है वही सक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है सक्सेशन के प्रोसेस में, ठीक है। तो इस तरीके से ऑटोजेनिक और एलोजेनिक आपको याद होना चाहिए, ठीक है।
इस तरीके से हमारा ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हमने देख लिया ना, अब हम ये देख लेंगे जनरल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। ठीक है, तो अब आपको बस इतना याद रखना है इसमें कि देखिए, सबसे पहले क्या थी, बेयर रॉक थी, तो वो क्या हुआ, न्यूडेशन। वहाँ पे कोई भी लाइफ थी नहीं, उस समय बेयर रॉक थी, तो वो हो गई न्यूडेशन। उसके बाद क्या हुआ, माइग्रेशन। एक स्पीशीज ने दूसरे को रिप्लेस किया, दूसरी गई, पहली वाली गई, दूसरी आई, वो माइग्रेशन हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, एसएसएस में क्या हुआ, धीरे धीरे वो स्पीशीज या कम्युनिटीज़ का आप डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कंपटीशन स्टार्ट होगा, मल्टीपल कम्युनिटीज़ आ जाएंगी, तो वो एक दूसरे के साथ कम्पीट भी करेंगी। जैसे कि ग्रासेस और आपका श्रब्स, हर्ब्स, ये हम एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रही हैं अगर हम ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन की बात करें। फिर कंपटीशन के बाद क्या होगा, कोई विनर होगा, जो विनर होगा वो रहेगा वहाँ पे और बाकी को रिप्लेस कर देगा दूसरे को, तो उससे क्या होगी, रिएक्शन होगी। कंपटीशन में क्या होगी, रिएक्शन होगी। इसमें जो विनर होगा वो जीत जाएगा और वो वहीं पे जाकर अपने आप को ग्रो करेगा। और फाइनली क्या होगी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप होगी, क्लाइमेक्स कंडीशन आएगी, तो वो स्टेबल कम्युनिटी होगी। तो फिर इस प्रोसेस क्या कहलाएगी, स्टेबलाइजेशन। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये स्टेप्स याद रखनी है। तो सबसे पहले न्यूडेशन, बेयर रॉक थी, कोई लाइफ नहीं थी, धीरे धीरे लाइकेंस वगैरह आए। फिर उसके बाद क्या हुआ, माइग्रेशन, लाइकेंस वगैरह ने क्या किया, सॉइल को डेवलप किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, लाइकेंस रिप्लेस हो गए और वहाँ पे ग्रास आ गई। मैंने ऊपर जो एग्जांपल दिए थे उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। फिर ग्रासेस हो गई, धीरे धीरे ग्रो हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वो अपने आप को स्टैब्लिश कर रही हैं। फिर उसके बाद कंडीशंस और डेवलपमेंट वाली आ गई, मॉइस्चर वगैरह और अवेलेबिलिटी होगी, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ह्यूमस वगैरह और मिलने लगा, तो और श्रब्स वगैरह डेवलप होने लगेंगी। तो जब ग्रासेस और श्रब्स आएंगी तो उनके आपस में कंपटीशन चलेगा, और जो कंपटीशन होगा तो कुछ रिएक्शन भी होगा, यानी कि एक जीतेगा एक हारेगा, तो वो जो हारेगा वो वहाँ से हट जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, और जो जीतेगा वो वहाँ पे स्टैब्लिश हो जाएगा। और फिर उसके बाद फाइनली क्या होगा, वो स्टेबलाइजेशन की कंडीशन में आ जाएंगे, यानी कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी पर पहुंच जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके आपका ट्रीज वगैरह डेवलपमेंट होने लगेगा, और सीधे हम ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स, ये 6 स्टेप्स में पूरी प्रोसेस होती है आपकी सक्सेशन की। ठीक है, तो ये आपका बस आपको इतना ही याद रखना, और ये अरेंजमेंट आपको याद रखना है, ये सीक्वेंस में लगाने के लिए आ सकता है। ओके, देखिए यही सब लिखा हुआ है इसमें। पहले न्यूडेशन, बेयर रॉक थी, कोई फॉर्म नहीं थी, धीरे धीरे लाइकेंस वगैरह डेवलप करने स्टार्ट हुआ। मैंने ऊपर सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी है। फिर उसके बाद इन्वेजन हुआ, यानी माइग्रेशन, कोई स्पीशीज आएगी उस एरिया में, कोई स्पीशीज वहाँ से जाएगी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ पे वो स्पीशीज स्टैब्लिश करेगी अपने आप को। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे और मल्टीपल स्पीशीज आएंगी, तो वो हो गया आपका एग्रीगेशन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, जब मल्टीपल स्पीशीज आएंगी तो उनका आपस में कंपटीशन भी होगा, वो रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे के साथ कॉम्पीट भी करेंगी। और एक समय के बाद क्या होगा, जो कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में एक को बेनिफिट मिलता है, दूसरे को हार्म पहुंचता है, या कभी कभी दोनों को भी हार्म पहुंच सकता है। तो जो विनर होगा वो आपका उस एरिया में रहेगा, बाकी जो है वो वहां से हट जाएंगे, यानी कि वो प्रोसेस हो गई आपकी रिएक्शन की। ठीक है, और फिर उसके बाद क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप होगी, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बाद क्या आ जाएगा, लास्ट प्रोसेस आपकी स्टेबलाइजेशन, यानी कि स्टेबल आपका वो इकोसिस्टम हो जाएगा। ठीक, अब यही प्रोसेस जो है वो अगर वाटर में हो रही है, जो भी मैंने सारी चीज़ें बताई आपको सक्सेशन की, अगर ये वाटर बॉडी में हो रही है तो इसको बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, इसमें पॉन्ड, लेक्स और मार्शेस और एल्सवेयर इन वाटर वाले एरिया में, वाटर बॉडी में किसी भी जगह पर अगर ये सक्सेशन की प्रोसेस हो रही है तो वो हाइड्रोस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ें होंगी, पाइनर स्पीशीज होंगी, फिर सबमर्ज्ड, फिर फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे आपके, है ना। इस तरीके से मल्टीपल स्पीशीज आपकी डेवलप होना स्टार्ट होंगी, और फाइनल में क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाएगी और स्टेबलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। और अगर वही आपका ड्राई एरिया में हो रही है तो उसको ज़िरार्क कंडीशन बोलेंगे, लिथोस्फीयर, है ना। तो अगर वही आपकी वाटर में हो रही है तो हाइड्रोस्फीयर, लेकिन अगर वही लैंड पे हो रही है और साथ में ड्राई एरियाज में हो रही है तो वो आपका क्या कहलाएगा, लिथोस्फीयर। सेम प्रोसेस होगी, पाइनर स्टेज आएंगी, पाइनर स्पीशीज आएंगी, फिर उसके बाद आपका मल्टीपल आपकी स्टेजेस आएंगी, और फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी पर पहुंचेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये सक्सेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है बायोटिक इंटरेक्शन। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोटिक इंटरेक्शन। यहाँ पर इंटरेक्शन की बात बताई गई है कि यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स का आपस में इंटरेक्शन होता है। जैसे कि मैंने बताया, इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट का बायोटिक कंपोनेंट से और साथ में उनके एबायोटिक कंपोनेंट्स का के साथ भी इंटरेक्शन होता है, यानी वो अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। उस इंटरेक्शन की यहाँ बात करी गई है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनिज्म ए है और एक ऑर्गेनिज्म बी है।
ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें कई सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। या तो ए को बी से फ़ायदा मिलेगा और बी को ए से फ़ायदा मिलेगा, एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, तो आपका पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। या तो फिर एक को फ़ायदा मिलेगा, दूसरे को हार्म पहुंचेगा, एक को फ़ायदा मिल रहा है और दूसरे को हार्म पहुंच रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन हो गया। एक को नुकसान पहुंच रहा है पर दूसरे को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वो न्यूट्रल है। पर एक को नुकसान हो रहा है तो उसका नेगेटिव और न्यूट्रल का हो गया। एक को फ़ायदा होगा पर दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव और न्यूट्रल का आपका कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक। और भी ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि दोनों को नुकसान हो, ए को बी से नुकसान है और बी को ए से नुकसान है, तो ये हो गया आपका नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन। तो कुछ पॉजिटिव इंटरेक्शन होते हैं, कुछ नेगेटिव इंटरेक्शन होते हैं और कुछ आपके न्यूट्रल इंटरेक्शन होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इन इंटरेक्शंस देख लेते हैं। देखिए ये हो गया, जब एक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ए और बी का ही लेके चल रही हूँ, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म ए है और एक ऑर्गेनिज्म बी है, इसमें एक को नुकसान हो रहा है और दूसरा न्यूट्रल है। ए को बी से नुकसान हो रहा है पर बी को कोई फर्क नहीं पड़ता ए से, यानी वो न्यूट्रल है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलेंगे अमेंसिलिज्म, ठीक है। अब यहाँ पर ए और बी है, ठीक है। एक को फायदा हो रहा है, एक बेनिफिट पा रहा है बी से और दूसरे को नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रिडेशन, ओके। फिर यहाँ पे ए और बी लेते हैं, एक को फायदा मिल रहा है, ए को बी से फायदा मिल रहा है और बी को ए से नुकसान हो रहा है, ये भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन है। पर यहाँ पर इसको क्या बोल रहे हैं, पैरासिटिज्म बोल रहे हैं। ये समझ लेते हैं पहले। मान लिया एमेंसिलिज्म में क्या हुआ, एक ट्री है, उसको अच्छे से सनलाइट मिल रही है, उसकी कैनोपी बहुत ही ज़्यादा वाइड है, लेकिन एक छोटा सा ट्री है, ठीक है, वो इस कैनोपी की वजह से इसको सनलाइट नहीं मिल पा रही है, तो क्या इस ट्री को कोई हार्म पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। पर इसकी कैनोपी, लार्ज कैनोपी की वजह से, वाइड कैनोपी की वजह से इस ट्री को सनलाइट नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, ढंग से ग्रो नहीं कर पाएगा, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, ये आपका एमेंसिलिज्म का कॉम्बिनेशन हो गया। यानी कि यहाँ पे जो बड़ा वाला ट्री है वो क्या हो गया, वो न्यूट्रल है, उसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन छोटे वाले ट्री को तो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना, तो जीरो यानी न्यूट्रल और आपका नेगेटिव, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एमेंसिलिज्म का एग्जाम्पल है। फिर अगर हम बात करें प्रिडेशन की, देखिए प्रिडेशन में एक ए है और बी है, मैं इसको एग्जाम्पल्स देती हूँ। एक है टाइगर और एक है डियर। टाइगर को डियर को खाना है, ठीक है, टाइगर को डियर को खाना है, तो टाइगर क्या करेगा, डियर को खा लेगा, तो डियर को खाने से टाइगर को तो बेनिफिट मिलेगा, पर डियर को तो अपनी जान देनी पड़ेगी ना, वो मर जाएगा और वो मर जाएगा, उसके बिल्कुल सर्वाइवल के चांस तो बिल्कुल है ही नहीं। अगर टाइगर ने डियर पर अटैक किया तो वो मरना ही है उसको। तो मतलब एक को बेनिफिट मिल रहा है पर दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का इंटरेक्शन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिडेशन, यानी कि एक प्रे है और एक है प्रिडेटर। प्रिडेटर कौन है, टाइगर, डियर कौन है, प्रे को नुकसान होगा, भर के नुकसान होगा, उसको अपनी लाइफ से हाथ धोना पड़ेगा, तो ये आपका प्रिडेशन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आपका कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर भी देखिए एक को फायदा मिल रहा है पर दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो ये प्रिडेशन से कैसे अलग है, पैरासिटिज्म। देखिए इसमें क्या है, हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं आपका ह्यूमन लाइस, है ना, सर पे जूं हो जाते हैं ना ह्यूमन लाइस, तो क्या हो रहा है, हमें नुकसान होगा अगर हमारे सर पे लाइस हो जाएंगे तो, लेकिन क्या लाइस को फायदा मिल रहा है ना, उसको तो न्यूट्रिशन मिल रहा है, पर नुकसान किसका हो रहा है, ह्यूमन के हेड पे वो लाइस स्टे कर रहा है, तो वो एज अ होस्ट ह्यूमन को यूज कर रहा है अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो यहाँ पे होस्ट पैरासाइट का आपका एग्जाम्पल है, ठीक। तो पैरासाइट को तो बेनिफिट हो रहा है पर जिसके ऊपर वो रह रहा है उसको नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव का इंटरेक्शन है। लेकिन इसमें क्या इंसान मर जाएगा उस ह्यूमन लाइफ की वजह से, नहीं, लेकिन ऊपर वाले में क्या हो रहा है, डियर मर जाएगा, तो इस वजह से वो प्रिडेशन है और यहाँ पर ये क्या है, पैरासिटिज्म है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे कि नेक्स्ट है हमारा कंपटीशन। तो कंपटीशन में दोनों ही स्पीशीज एडवर्सली इफेक्ट होंगी, एक दूसरे के साथ उनको नुकसान ही होगा, यानी यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो माइनस माइनस का है। जैसे कि आपका एक टाइगर है और एक लायन है, दोनों को डियर खानी है, तो इस टाइगर का भी एक खाना है डियर, ये लायन का भी एक खाना है डियर है। अब ये दोनों कॉम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, अब दोनों के लिए डियर सफिशिएंट नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही स्पीशीज को क्या होगा, आपस में एक दूसरे के साथ हार्म को फेस करना पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से इनका जो इंटरेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा, इनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और कंपटीशन कभी भी आपका किसी भी स्पीशीज के लिए अच्छा नहीं होता है ना, तो हमेशा हर एक स्पीशीज जो होती है वो कंपटीशन को एक्सक्लूड करने की ही कोशिश करती है। ठीक है। तो ये कंपटीशन हो गया। अगर हम बात करें कमेंसलिज्म में, तो एमेंसलिज्म में एक को नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था और एक न्यूट्रल था, जैसे कि सबसे ऊपर मैंने बताया। कमेंसलिज्म में एक को तो बेनिफिट होगा पर दूसरा जो होगा वो न्यूट्रल होगा, यानी उसको ना बेनिफिट होगा ना हार्म होगा। कैसे? जैसे कि एक ट्री है, अब इस ट्री को अच्छी खासी सनलाइट मिल रही है, पर ये छोटे से ट्री को नहीं मिल रही है, तो ये क्या करेगा, स्पेसिफिक केसेस की बात कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इस ट्री की हेल्प से इस पे जाकर ट्विस्ट होकर ये इस ट्री की हेल्प से ये क्या करेगा, सनलाइट गेन करेगा। तो क्या इस ट्री से ये कोई न्यूट्रिशन ले रहा है? नहीं, खाली इस पे अटैच होकर क्या हो रहा है, इसकी हेल्प से, इसके सपोर्ट से खाली ये सनलाइट ले रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये जो बड़ा वाला ट्री है ये न्यूट्रल रहेगा, इसको ना बेनिफिट हो रहा है ना हार्म हो रहा है, लेकिन वो जो छोटा वाला जो इसके साथ ट्विस्ट कर गया, यानी इसका सपोर्ट लेकर सनलाइट ले रहा है, उसको तो बेनिफिट होगा, यानी कि वो पॉजिटिव इंटरेक्टेड होगा दूसरे वाले से। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपका प्लस और जीरो का होगा, यानी न्यूट्रल का होगा, पॉजिटिव और न्यूट्रल का, इसलिए इसको बोलेंगे कमेंसलिज्म। और म्यूचुअलिज्म में मतलब दोनों ही कम्युनिटी एक दूसरे को बेनिफिट देती है, ए बी को बेनिफिट दे रही है और बी ए को बेनिफिट दे रही है। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका लाइकेन का ले लेते हैं। ठीक है। लाइकेन क्या होता है, ये सिम्बायोसिस का एग्जांपल है, यानी एक दूसरे को बेनिफिट करते हुए आपका ये दोनों ही स्पीशीज सर्वाइव करती हैं। इसमें एल्गी और फंगाई ये आपस में रहते हैं। एल्गी और फंगाई का ही कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। अब एल्गी क्या कर सकती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है, जिसकी वजह से वो फूड प्रिपेयर करके वो फंगाई को फूड प्रोवाइड करेगी, और बदले में फंगाई क्या करेगा, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर सकता लेकिन वो शेल्टर जरूर प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, एल्गी को रहने के लिए प्लेस दे सकता है। तो इस तरीके से दोनों ही स्पीशीज जो है वो आपस में एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाकर सर्वाइव कर रही हैं। तो ये एग्जाम्पल आपका सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है, एक दूसरे को बेनिफिट दे रही है, किसी को किसी से हार्म नहीं पहुंच रहा है, और सिम्बायोसिस इज द एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। ठीक। और न्यूट्रलिज्म में दोनों ही स्पीशीज को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पर एक्चुअली में अगर हम ये इन थ्योरी की बात करें, प्रैक्टिकली ये वाला पॉसिबल नहीं है। किसी ना किसी को तो कोई नुकसान और कोई फायदा, या फिर एक को बेनिफिट हार्म पहुंचेगा ही। न्यूट्रल ये थ्योरी में एग्जिस्ट कर सकता है, पर एक्चुअली में रियलिटी में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। ओके। मैंने सारे ही इंटरेक्शन आपको समझा दिए, ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं, मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बता दी हैं। ओके, ठीक है, चलिए इसको ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए हैं, वही शॉर्ट में ही स्पेशिएशन क्या है, आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपकी ये लिखी हुई हैं। ओके।